वैक्सीन की किल्लत के बीच आज केंद्र और राज्यों की एक अहम बैठक हुई। केंद्र ने राज्यों को बता दिया है कि उनको वैक्सीन की अगली खेप के बारे में 14 मई के बाद बता दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। ये बैठक देश में टीके की भारी किल्लत के बीच हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रियों ने टीकाकरण के प्रबंधन को लेकर अपनी शिकायतें रखी। केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वस्त किया है कि वैक्सीन की डोज की जानकारी राज्यों को दी जाएगी। 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेज कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। लेकिन देश से टीके की किल्लत पर लगातार खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र से खबर आई है कि यहां 18 के पार लोगों के लिए 20 मई तक टीकाकरण पर रोक लगा दी गई है। 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा साझा पत्र। देश भर में फ्री वैक्सीन का साझा टीकाकरण अभियान जल्द से जल्द शुरू करने की उठाई मांग। विपक्षी दलों ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है, दुनिया में जहां जहां भी वैक्सीन उपलब्ध है वहां से खरीदी जाए। घरेलू वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करें। बजट में आवंटित 35,000 करोड़ का इस्तेमाल टीकों के लिए किया जाए। सेंट्रल विस्टा का निर्माण तत्काल रोककर उसका पैसा ऑक्सीजन और वैक्सीन में लगाया जाए। जिन विपक्षी नेताओं ने यह साझा पत्र लिखा है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जैसे नाम शामिल हैं। विपक्षी दलों ने देश के सभी बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए भत्ता देने की भी मांग उठाई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। पिछले 10 दिनों में वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि जब वो वैक्सीन सेंटर पर आते हैं तो वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। अपॉइंटमेंट के लिए कहा जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। वैक्सीनेशन सेंटर पर उन लोगों को ही वैक्सीन लग रही है जिनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद लगा दिया जाता है इस प्रकार का बोर्ड, यानी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन की किल्लत है। सेकेंड डोज वाले को आज इतनी तकलीफ पड़ रही है, वो बोलता है रजिस्ट्रेशन कराओ। जहाँ ओपनिंग हुआ, क्या रजिस्ट्रेशन होना तो चाहिए फोन में, मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं होता ही नहीं है, पूरा हैंग है मोबाइल। अब फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि वो कैबिनेट की एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें वो वैक्सीन की किल्लत को लेकर मीटिंग करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। फिलहाल सवाल यही बरकरार है कि जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फिलहाल क्या विकल्प है, उनके लिए फिलहाल महानगर पालिका की क्या तैयारियां हैं। कोरोना काल में वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन मई-जून में दोगुना हो जाएगा। टीकाकरण के लिए लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। ऐसी तस्वीरें लगभग रोजाना देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये संकट जल्द दूर हो सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक मई-जून महीने में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन डबल हो जाएगा। जुलाई-अगस्त महीने तक उत्पादन बढ़कर 6-7 गुना हो जाएगा। सितंबर 2021 तक 10 करोड़ हर महीने कोवैक्सीन के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक की बैंगलोर यूनिट को 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार भारत बायोटेक को मदद कर रही है। वैक्सीनेशन का आलम ये है कि अब तक कुल डोज दिए गए हैं 17.52 करोड़। पहली डोज 13.67 करोड़ लोगों को मिली है, जबकि दूसरी डोज 3.86 करोड़ लोगों को ही मिली है। कोवैक्सीन का उत्पादन डबल होने से बड़ी राहत मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि अभी देश की आबादी के कुल 9.9% लोगों को ही पहली डोज मिल पाई है, जबकि दूसरी डोज वाले सिर्फ 2.7% लोग हैं। देश में वैक्सीन की डोज अधूरी है, लेकिन सियासत इस पर पूरी है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने आज कह दिया कि हमें कोवैक्सीन नहीं मिली, इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। कहा, भारत बायोटेक ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर
दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर जब से आई है तब से केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच खींचतान जारी है। पहले ऑक्सीजन और अब वैक्सीनेशन, यानी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। आखिर वो कौन से अधिकारी और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से इस तरह के घटिया और सस्ते वेंटिलेटर्स खरीदे? ये अकेले पंजाब का मामला नहीं है, या हम यूं कहें कि ये वेंटिलेटर्स अगर वाकई ही घटिया हैं तो पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुए होंगे। भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार किसकी मंजूरी से इस तरह के वेंटिलेटर्स को खरीदा गया। हिसाब उन कंपनियों से लेने का भी बनता है जिन्होंने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए, जो मरीजों को सांसें देने से पहले खुद ही बेहोश हो गए। इस देश में सरकारों के पास न पैसे की कमी है न संसाधनों की, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इस सिस्टम को इतना खोखला बना दिया है कि आपदा को अवसर मानने वाले जगह जगह मिल जाते हैं। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में जो अज्ञात लाशें मिल रही हैं, क्या उनसे फैल सकता है कोरोना वायरस? ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगा के पानी में लाश है जिन्हें हमने थोड़ा धुंधला किया है। यूपी के बलिया में भी गंगा किनारे अज्ञात शव मिल रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये शव कोरोना मरीजों के हैं या नहीं। हालांकि आशंका यह है कि कोरोना से मौत के बाद लोगों ने मजबूरी में ही अपनों के शव गंगा में बहा दिए। उसी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इन शवों से कोरोना वायरस पानी में फैल सकेगा? देखिए, अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसका प्रॉपर लास्ट राइट्स होना चाहिए। पानी से कोरोना फैलने के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। 1% केस में ही वायरस मुंह से शरीर में जाता है। ज्यादातर संक्रमण नाक और आंखों से पाया गया है। इसके अलावा शवों से संक्रमण होने का दावा नहीं है। साफ है कि एक्सपर्ट ऐसे गंगा में अज्ञात शवों के बहाने से कोरोना फैलने का खतरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसे शवों के बहाए जाने से दूसरी बीमारियों का खतरा जरूर है। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंची। इससे ज्यादा दुनिया में मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हुई हैं। देश में हर दिन कोरोना से 3000 से ज्यादा मौत हो रही हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार चला गया है। हालांकि देश में अमेरिका और ब्राजील से मृत्यु दर कम है। अब ये 3 तस्वीरें देखिए जो देश के लिए अच्छे संकेत ला रही हैं। दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। अब नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या आ रही है। संक्रमण से मौत भी कम है। कि 15 दिन पहले लगभग हमारा जो मंत्रालय है वो सभी स्टेट्स को, जैसे 30 अप्रैल को हमने सारे स्टेट्स को बता दिया कि हम 1 मई और 15 मई के बीच में आपको कितनी डोजेज कब कब किस प्रकार से प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेज कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। साफ है कि दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसने जितना नुकसान किया उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। इसलिए हमें तीसरी लहर से टक्कर लेने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो सकता है शुरू। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक्सपर्ट पैनल ने की सिफारिश। देश में दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अब तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। और तीसरी लहर में सबसे बड़ा खतरा बच्चों को है। हालांकि सब ठीक रहा तो जल्द ही हमारे देश में वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल ये ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का प्लान शुरू हो चुका है। अमेरिका की FDA ने फाइजर के टीके पर मुहर लगाई। कनाडा ने भी बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दी। 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। दोनों देशों में फाइजर के टीके को हरी झंडी। ट्रायल में वैक्सीन युवाओं से ज्यादा बच्चों में असरदार। कोरोना वायरस
वायरस बार बार रूप बदल कर आता है। हर लहर का असर एक नए उम्र के ग्रुप पर होता है। अब एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस बार बच्चों को खतरा ज्यादा है, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन से लेकर बाकी सभी तैयारियां अभी से करनी होंगी। जब एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तब जाकर मेडिकल टीम गांव वालों की सुध लेने पहुंची। खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर के ग्रामीण इलाके बिथूर और मंधना में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो पहले ही दिन 25 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम यूं ही नहीं पहुंची। एबीपी न्यूज ने पंचायत चुनाव के बाद इन ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने की खबर दिखाई, तब जाकर मेडिकल टीम दौड़ी दौड़ी गाँव पहुंची। हम लोग अपने प्रयास से जो भी था करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। एक बार मैं पुनः एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण आज गांव की तरफ शासन की दृष्टि गई है और कुछ काम प्रारंभ हुआ है। रामनगर में एबीपी न्यूज़ को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। उनकी पहल से जो हमारे गाँव में महामारी फैली हुई थी, उनकी पहल ऐसी रही कि आज हमारे गाँव में एक टीम आई। रामनगर गांव में तो कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में संक्रमण के शिकार लोग घरों पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में अब तक लोग अपने ही हाल पर छोड़े गए थे। पंचायत चुनाव के बाद से यूपी के ग्रामीण इलाके में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है, लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यह है कि गाँवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। शहरों के बाद अब गांव में कोरोना का बरस रहा है कहर। कोरोना के डर से गांव वीरान पड़े हैं। रोज गांव से कोरोना के सैकड़ों केस निकल रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक दिन में 4 और 7 दिनों में 12 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव में हो रही मौत से लोग डरे हुए हैं। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना रोकथाम के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो रही है। प्रशासन लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा है। इन गाँव में जो हमारी जो फील्ड सर्विलांस की जो टीम्स हैं, वो जाकर जो सैंपलिंग को उसमें बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, और भी जो कंटेनमेंट मेजर्स यदि उसमें सख्ती यदि कुछ और कहीं पे लानी है, उसके लिए भी हमने हिदायतें करी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी जागरूकता है, इसका अंदाजा आपको अमृतसर की इन तस्वीरों से हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में टीकाकरण के तीसरे अभियान में मजदूरों को टीका लगवाया जा रहा है। अमृतसर में 11,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई, लेकिन टीकाकरण के पहले दिन अमृतसर में इस श्रेणी के आने वाले सिर्फ 21 लोग थे और दूसरे दिन ये आंकड़ा बामुश्किल बढ़कर 48 तक ही पहुंच पाया। साफ है कि गांव में कोरोना को लेकर कुछ तो जागरूकता कम है और कुछ सरकारी हीलाहवाली का ही नतीजा है कि कोरोना गांव में पांव पसार चुका है। कोरोना के वार के बीच आम जनता पर पड़ी है महंगाई की मार। डीजल पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम हुए 100 रुपए के पार। भोपाल में पेट्रोल पंप पर तेल के चमकते दाम आम लोगों की आंखों में चुभ से रहे हैं। भोपाल में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हैं। मुंबई में भी पेट्रोल 98 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच गई है। ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है कि वे इतना बढ़ना है। अब डेली रोज चलना है, वो गरीब इंसान क्या करे? रोज यदि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आने वाली स्थिति में क्या होगा? महंगाई तो बढ़ती है, क्या कहें उसमें भी। अब सरकार के हाथ में अपने हाथ में क्या है। तेल के दाम बढ़ने के पीछे कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रही हैं, मगर जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के वक्त डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई और उसके बाद अब जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत। इन 4 लोगों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। इन 4 लोगों में मैट्रिक्स के सीईओ समेत 3 अन्य आरोपी शामिल। जिन 4 लोगों को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिली है, इन लोगों ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है, आरोप लग रहा है कि इन्होंने कालाबाजारी की और जमाखोरी की, वो तो कानूनी रास्ते से दिल्ली में लाया गया था और कानूनी रास्ते से ही बेचा जा रहा था। यानी कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब एयरपोर्ट पर आया तो उसकी कस्टम ड्यूटी पे की गई और उसके बाद जब ग्राहकों को बेचा गया तो उस पर जो जीएसटी मिला वो सरकार के खाते में जमा किया गया। इन 4 लोगों को तो आज दिल्ली के साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनके 2 सह आरोपियों की जमानत याचिका पर आदेश कल आएगा। इसके साथ ही नवनीत कालरा, जो कि इस मामले में सह आरोपी है और उसने
अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर भी कल ही दिल्ली की साकेत कोर्ट अपना आदेश देगी। बिहार में सियासत की अजब तस्वीर। कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में पूर्व सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बाद में 32 साल पुराने केस में पप्पू को भेज दिया जेल। मधेपुरा पुलिस की गिरफ्त में बिना सामाजिक दूरी के धक्के खा रहे बिहार में ये पूर्व सांसद पप्पू यादव है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब इन्हें 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव ने जज से गुहार लगाई है कि उन्हें जेल में ना रखा जाए क्योंकि उनकी तबीयत बेहद खराब है। अब आप पर है मैडम, मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अब जानिए जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए वो है क्या। पप्पू यादव पर अपहरण का एक मुकदमा दर्ज है। अपहरण का मामला 32 साल पुराना है। 22 मार्च को अदालत ने वारंट जारी किया था। 1989 के अपहरण कांड में मधेपुरा पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी पर एम्बुलेंस को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे और अब 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बीजेपी सांसद और कलेक्टर आमने सामने। आदिवासी जिले में कलेक्टर ने लगाए ऑक्सीजन के 3 प्लांट तो सांसद ने कहा कलेक्टर का सब कुछ दिखावा, ऑक्सीजन की कमी अब भी बरकरार। महाराष्ट्र के नंदुरबार का ऑक्सीजन मॉडल बीजेपी सांसद और कलेक्टर के बीच में तनातनी की वजह बन रहा है। दरअसल नंदुरबार के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूड़ उस समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने यहाँ के आदिवासी जिलों में 3 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का दावा किया। उनकी जमकर तारीफ भी हुई, लेकिन अब यहाँ की बीजेपी सांसद हिना गावित ने आरोप लगाया है कि नंदुरबार में ऑक्सीजन की भारी कमी है। कलेक्टर राजेंद्र भारूड़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि नंदुरबार जिले में अभी केवल 3 ऑक्सीजन के प्लांट बने हुए हैं। ये ऑक्सीजन के प्लांट केवल 150 लोगों के लिए सफिशिएंट है और आज हमारे जिले में करीब 6000 एक्टिव केसेस है। तो आज भी हमारे जिले में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। बीजेपी सांसद हिना गावित ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि सच्चा कौन निकलता है, नंदुरबार कलेक्टर या बीजेपी सांसद। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही है, मगर इस बीच संकट भी झेल रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है जिसमें दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। इस गोलाबारी में एक भारतीय की भी जान गई है। धीरे धीरे ये इमारत मलबे में तब्दील हो गई। 12 मंजिला इस इमारत पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। इजराइल का ये फिलिस्तीन पर जवाबी हमला है। दरअसल कल फिलिस्तीन के हमास संगठन की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलॉन और हेलॉन शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में इजराइल के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स हरकत में आई और उसने इस तरह की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में 32 साल की एक भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी मौत हो गई। सौम्या संतोष इजराइल में नौकरी करती थी। उनके परिवार में 9 साल का बेटा और पति हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो बीते कई दशकों से झगड़ा चल रहा है, मगर 3 दिन पहले यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद के इलाके में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से दोनों के बीच युद्ध के से हालात बन गए हैं।